जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, देयर आर 3 पर्टिकुलर वेज इन विच यू कैन फिक्स द एक्सचेंज रेट: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. So in this part of the video we are going to talk about the fixed exchange rate. Okay, fixed मतलब हम फिक्स कर रहे हैं, है ना. मतलब हमने क्या किया, दो कंट्री की करेंसीज को आपस में फिक्स कर दिया. ये पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या ये कि $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा? पॉसिबल है पॉसिबल. refers to a system in which exchange rates of a currency is fixed by the government. ये गवर्नमेंट करती है, याद रखना. आप और मैं नहीं कर सकते. कल मेरा मन किया तो 75 है, नहीं 77 कर दे, फिर नहीं आप 74 कर दे. नो, इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. बेसिक पर्पस इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स. ओके, ये क्यों किया जाता है? सो दैट जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं या फिर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो हमको एक स्टेबिलिटी मिले. लेट्स से आप यूएस में रहते थे और मैंने आपसे लेट्स से एक कंसाइनमेंट मंगाया था, तब पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट चल रहा था 75 रुपीज़. कंसाइनमेंट आने में लेट्स से 1 वीक लग गया. उस टाइम तक यूएस डॉलर का जो रेट है वो हो गया 80 रुपीज़. अब आप मेरे को बोल रहे हो कि आयुष सर आप 80 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट करोगे. मैं बोलता हूँ नहीं, मैंने तो 75 के हिसाब से ऑर्डर किया था तो मैं 75 पे करूँगा. तो क्या होता है, जब भी हम ग्लोबल ट्रेड करते हैं, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, तब आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऑप्ट्स फॉर दिस सिस्टम, दैट इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. गवर्नमेंट बाइज फॉरेन करेंसीज व्हेन वीक एंड सेल्स व्हेन स्ट्रॉन्गर. गवर्नमेंट क्या करती है, ये पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंजेस को बाई करती है. कब बाई करेगी? जब फॉरेन एक्सचेंज वीक होगी. फिर सेल करती है जब फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी. क्यों ऐसा करती है गवर्नमेंट? देखो, गवर्नमेंट को एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करना है. गवर्नमेंट को क्या मेंटेन करना है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना है. लेट्स से गवर्नमेंट के पास में रिजर्व थे 70 रुपीज के. गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूएस डॉलर खरीद रखे थे 70 रुपीज में. अब जैसे ही वो करेंसी रेट थोड़ी सी नीचे जाएगी, लेट्स से 64 65 पे आ गई, गवर्नमेंट क्या करेगी? और खरीद लेगी. क्यों खरीदेगी? 70 पे खरीद रखा था, 65 पे और खरीद लिया, तो एवरेज हो जाएगा कुछ 67.5 के आसपास का एवरेज हो जाएगा. तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट होता है, जब वो वीक चल रहा होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज करेंसी थोड़ी सी डाउन चल रही होती है, तो अब गवर्नमेंट खूब सारा खरीद लेती है. फिर जैसे ही वो इंक्रीज होगी, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेट जब स्ट्रांग हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तब गवर्नमेंट क्या करेगी? सेल कर देगी. इससे गवर्नमेंट को थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है. For this, government has to maintain large reserves of foreign currencies to maintain the rate at which the level fixed by it. Basically, government क्या करती है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखने के लिए, एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? मैंने आपको अभी बताया क्या करेगी. जब वीक होगी फॉरेन करेंसी तब परचेज करेगी, जब महंगी हो जाएगी तब उसको सेल कर देगी. क्यों परचेज करेगी? सो दैट गवर्नमेंट के पास में खूब सारा रिजर्व हो, खूब सारा स्टॉक हो. किस चीज का? फॉरेन करेंसीज का. ठीक है. Under this system, each country keeps the value of its currency fixed in the terms of external standards. हर कंट्री क्या करती है? अपने करेंसी के रेट को एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ में टाई कर देती है. एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी सिल्वर, इट कैन बी अदर प्रीशियस मेटल्स, इट कैन ऑल्सो बी अनदर कंट्रीज करेंसी और इवन सम इंटरनेशनली अग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट ऑन अकाउंट. ठीक है. बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट लेट्स से गवर्नमेंट ने गोल्ड के साथ में अपनी करेंसी को टाई कर दिया. ठीक है. गवर्नमेंट ने क्या किया? गोल्ड के हिसाब से अपनी करेंसी को टाई कर दिया. तो अब जैसे जैसे गोल्ड ऊपर नीचे होगा, गोल्ड के रिजर्व ज्यादा कम होंगे, उस हिसाब से हमारी कंट्री की करेंसी भी ज्यादा कम होगी. समझ में आया? लेट्स से यूएस के पास में गोल्ड के रिजर्व्स बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू इंडिया, तो इंडियन करेंसी वीक हो जाएगी. लेट्स से इंडिया ने धीरे धीरे कर करके अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा लिया, तो क्या होगा? इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग होते जाएगी. When value of one currency is tied to the value of another currency, it is called as pegging. That means जब भी हम क्या करते हैं, मैंने आपको यहीं पे बताया, it can be another country's currency as well. तो जब भी हम हमारी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ में टाई कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है पेगिंग. ठीक है. क्या मतलब होता है? पेगिंग. क्या होता है पेगिंग? When you tie your country's currency to the currency of some another country, it is called as pegging. वहीं पे अगर आप अपनी कंट्री की करेंसी को कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ में टाई कर देते हो, लेट्स से गोल्ड, सिल्वर या फिर अदर प्रीशियस मेटल, तो उसको हम बोलेंगे पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी. थोड़ा सा ये जो लास्ट वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा, टाइंग, पेगिंग, पैरिटी वैल्यू, इसको थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं. देखो, देयर वर 2 स्टैंडर्ड्स
अभी जितना आसानी से हमारे एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे जाते हैं ना, 75 का 70 हो गया, 70 का 72 हो गया, 72 का 75, फिर 80, 81, इतना इजी पहले नहीं था। पहले क्या होता था, पहले दो स्टैंडर्ड्स थे, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रिटेन वुड सिस्टम। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रिटेन वुड सिस्टम। Now what happened in the earlier times, rate of all major currencies were fixed according to the gold standard, that is 1870 से लेके 1914 तक, और ब्रिटेन वुड सिस्टम दैट इज फ्रॉम 1944 टू 1971। तो पहले कौन सा आया, गोल्ड स्टैंडर्ड आया, दिख रहा है 1870 में आया था, 1914 तक चला। फिर ब्रिटेन वुड सिस्टम आया था जो 1944 में आया और 1971 तक चला। देखो पहले मैं आपको दोनों अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था, हर कंट्री ने अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ में टाई कर दिया था। अभी अभी मैंने आपको यहां पे क्या बताया था, पेगिंग पॉसिबल है, पैरिटी वैल्यू भी पॉसिबल है। क्या करती है कंट्रीज, एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ में अपनी कंट्री की करेंसी को टाई कर देती है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में कंट्रीज ने क्या किया, गोल्ड स्टैंडर्ड में कंट्रीज ने अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ में टाई कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप एक नोट लोगे तो उसमें आपको गोल्ड मिलेगा, गोल्ड ऐसे बंधा हुआ मिलेगा, ऑफ कोर्स नॉट। तो गोल्ड स्टैंडर्ड का क्या मतलब हुआ, लेट्स से यूएस में एक सिटीजन को 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है, समझो यूएस में एक सिटीजन को 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है, तो उसके लिए उसको $2 पे करने पड़ते हैं। 1 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू $2। इंडिया में वही 1 ग्राम गोल्ड अगर कोई सिटीजन को खरीदना है तो लेट्स से उसको ₹4 पे करने पड़ते हैं। समझ में आया, यूएस में 1 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू $2, इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू ₹4। तो बेसिकली क्या एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया, $2 इज इक्वल टू ₹4, दैट मीन्स $1 इज इक्वल टू ₹2 हो गया एक्सचेंज रेट फिक्स। वेरी सिंपल। गोल्ड स्टैंडर्ड में यही होता था, हर कंट्री ने अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ में टाई कर लिया। दैट मीन्स द गोल्ड वैल्यू वर्सेस योर गोल्ड वैल्यू, देयर गोल्ड वैल्यू वर्सेस योर गोल्ड वैल्यू। समझ में आया। एक और एग्जांपल देता हूं, लेट्स से यूके में कोई एक पर्सन है जिसको 1 ग्राम गोल्ड खरीदना था, उसके बदले में उसको सिर्फ 1 पाउंड पे करना पड़ता था। इंडिया में वही 1 ग्राम गोल्ड अगर किसी को खरीदना है तो ₹4 पे करना है। तो यूके और इंडिया की करेंसीज की वैल्यू क्या हो गई, 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹4। समझ में आया, इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। Under gold standard, external values of all currencies were maintained by fixing their prices in terms of gold. हम क्या करते थे, गोल्ड के हिसाब से हमारी करेंसीज की एक्सचेंज रेट को फिक्स करते थे। Central bank of each country were ready to buy and sell unlimited quantities of gold at a fixed price in the terms of their own currency. कोई भी गवर्नमेंट क्या करेगी, इस गोल्ड के रेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा रिजर्व्स मेंटेन करेगी गोल्ड का। क्यों, अगर आपके कंट्री में गोल्ड की सप्लाई ज्यादा है तो आपकी प्राइस धीरे धीरे कम होती रहेगी। बेसिक इकोनॉमिक्स है ये एकदम। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है, प्राइस कब इंक्रीज होता है, जब या तो डिमांड बहुत ज्यादा है या तो सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, या तो डिमांड बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, या तो फिर सप्लाई बहुत कम हो रहा है, वापस इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अपने पास में इकट्ठा करने की कोशिश करती थी। क्यों, क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज हो गई आपकी तो प्राइस डिक्रीज हो गई। समझ में आया। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री वर रेडी टू बाय एंड सेल अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस। कोई भी कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट अनलिमिटेड क्वांटिटीज खरीदने और बेचने को रेडी थी। फॉर एग्जाम्पल, ₹75 इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ₹75 देने पे आपको 1 ग्राम गोल्ड मिलता है। यूएस में $1 इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो इसका क्या मतलब हो गया, 1 ग्राम तो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स $1 इज इक्वल टू ₹75। ठीक है, ये तो था गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड कब आया था, 1870 में। कब तक चला था, 1914 तक। फिर आया था ब्रिटेन वुड सिस्टम, 1944 में आया था और चला था 1971 तक। बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये समझो कि इसको ब्रिटेन वुड सिस्टम क्यों कहते हैं। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी और वो कहाँ पे हुई थी, ब्रिटेन वुड यूके में। तो इसके लिए इस सिस्टम का नाम पड़ा था ब्रिटेन वुड सिस्टम। इस सिस्टम, ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें IMF एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था IMF। ठीक है, अच्छा, इस मीटिंग में क्या हुआ था, इस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ था कि हम लोग सारी की सारी कंट्रीज की करेंसीज को कोई एक करेंसी के साथ में टाई कर देंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था, हमने किससे टाई किया था, गोल्ड से। ब्रिटेन वुड सिस्टम में क्या डिसाइड हुआ कि हमने सारी कंट्रीज की करेंसीज को एक पर्टिकुलर करेंसी के साथ में टाई कर दिया। पेगिंग हो गया, मतलब समझ में आया, पेग कर दिया था यहाँ पे।
ठीक है। अच्छा, अब उस टाइम पे कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा चलती थी? दैट वाज यूएस डॉलर्स, यूएस डॉलर, ठीक है। तो बेसिकली हमने सारी कंट्रीज की करेंसी को यूएस डॉलर के साथ में टाई कर दिया था। तो अब क्या हुआ, लेट्स से $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, ठीक है, एंड $1 इज इक्वल टू 10 पाउंड्स। ध्यान से सुनो, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज एंड $1 इज इक्वल टू 10 पाउंड्स। तो रुपीज और पाउंड्स का क्या एक्सचेंज रेट हो गया? 70 रुपीज इक्वल टू 10 पाउंड, यानी 1 पाउंड इज इक्वल टू 7 रुपीज। सिंपल है। $1, आपको $1 चाहिए था तो आपको 70 रुपीज देने पड़ते थे, आपको $1 चाहिए था तो आपको 10 पाउंड्स देने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स आप 10 पाउंड्स में 70 रुपीज खरीद सकते हो। दैट मीन्स 1 पाउंड इज इक्वल टू 7 रुपीज। दिस इज वॉट वॉज ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, ठीक है। According to Bretton Woods system, gold was replaced by US dollar as the core of the system. Under this system, all currencies were pegged or related to US dollar at a fixed exchange rate. This system gave birth to IMF as the central institution in the international monetary system. मैंने जो आप लोग को समझाया सिंपल है। गोल्ड स्टैंडर्ड में हमने करेंसीज को गोल्ड से टाई किया था। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में हमने क्या किया? करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ में टाई कर दिया। समझ में आया? इट वॉज द सिंपल।